नमस्कार मित्रों, मैं आशीष चक्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। द फ्यूचर बिगिंस हियर। मित्रों, यहां पर हम बात करेंगे किसी भी एग्जाम से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल हो या आपका स्टेट एग्जाम हो। सेंट्रल मींस आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, और स्टेट एग्जाम पीएससी, बहुत जगह पर पीसीएस के नाम से भी फेमस है। और इसमें जितने भी आपके सेंट्रल के साथ साथ स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश में अभी जो चल रहा है जेल पहरी, इससे संबंधित आगे वाले एग्जाम है आपके पटवार जो राजस्थान में आएगा, इसके बाद आएगा आपका पटवारी जो एमपी में आने वाला है, और उसके बाद आपका आएगा सब इंस्पेक्टर जो आपके मध्य प्रदेश में आने ही वाले। इसके साथ साथ आप देखेंगे यूपी में दरोगा है, बिहार दरोगा है। इस प्रकार से जो आपके एग्जाम है बहुत जल्दी जो आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, उससे संबंधित भी हम यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं मित्रों कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली जो आपकी वीडियोस रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यहां पर हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हमारी बिल्कुल सुबह जो क्लासेस होती हैं वो आपकी रहती है करंट अफेयर्स की। यहां से स्टार्ट करेंगे आप सुबह 7 बजे से, और ये लगातार क्लासेस आपको मिलती जाएंगी। इसमें आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका साइंस और आपके एग्जाम से संबंधित हर वो एक चैप्टर, आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो इसमें आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ साथ आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज एक बार ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि आपको जो आपके रेगुलर पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट अभी एग्जाम जो चल रहा है एमपी मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी का, उससे संबंधित हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर हमने अभी तक 8 हमने जो सेट है हमने कंप्लीट कर ली है। 20 क्वेश्चन है उसमें। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा सेट नंबर 9 है, जिसमें फिर से हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी आपने देखा होगा जिन लोगों ने एग्जाम दे दिए हैं या जिनके एग्जाम होने वाले हैं, वो अगर देखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, वो वही तरीका फॉलो कर रहे हैं जो हमारे पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि अब कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्वेश्चन संबंधित है आपके रस से, ठीक है। अब रस में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पहले वो बात करेंगे बाद में, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, अखिल भवन चर अचर चर, हरिमुख में लकमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित रघु पुलकात। यह किस रस का उदाहरण है? देखिए, रस से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है रस की परिभाषा। ये आजकल क्वेश्चन आया हुआ है, व्यापम में तो क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में इसी जेल पुलिस में। उसके बाद पूछते हैं इसके भेद, इसके बाद पूछते हैं किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा भेद कितने हैं, फिर पूछते हैं कि 9 नंबर का जो भेद है वो कौन सा है, ठीक है। इससे संबंधित बात करते हैं, जैसे आपने पूछ लिया श्रृंगार रस, तो इसका स्थायी भाव क्या है, या आपके जो भाव होते हैं रस में 4 भाव होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव का अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है, व्यभिचारी भाव, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी अभी जस्ट आया हुआ था, तो ये दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। और साथ साथ अनुभाव और विभाव के बारे में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी परिभाषाएं और उनके कितने प्रकार के भेद होते हैं, ये क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस में सॉल्व कर चुके हैं। अभी आपने अगर नहीं देखा हो हमारे वीडियोस, तो अभी 8 नंबर तक आप वीडियो देख सकते हैं। सारे के सारे रस से संबंधित क्वेश्चन जो मैंने अभी यहाँ पे बात की, वो हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं, यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है। 4 लाइनें या आपको 2 लाइनें दी होती है, उसमें आपको उदाहरण पूछा जाता है, जैसा इसमें पूछा गया है। अब इसमें सबसे मेन बात क्या होती है, जरूरी ये नहीं है कि आपको उसका अर्थ आना चाहिए, नहीं है जरूरी। अब लाखों एग्जाम्पल होते हैं, कब तक उसके अर्थ आप देखोगे? आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। आपको देखना क्या है, आपको देखना है शब्द उसके। इसमें देखा है शब्द क्या लिखा है, अखिल भुवन। अखिल का मतलब क्या होता है? अखिल का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण ब्रह्मांड। अखिल भुवन चर अचर चर, हरि मुख में लकमा, तो कहां दिख रहे हैं? हरि के मुख में। लक मतलब देखना, जो माता है वो हरि के मुख में क्या देख रही है? पूरा ब्रह्मांड। बस आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होंगी। जब ये बात होती है तो ये बात कैसी है, ये बहुत अद्भुत बात हो जाती है, क्योंकि एक माता जो यहाँ पे यशोदा जी हैं, कृष्ण के मुख में क्या देख रही है? पूरा ब्रह्मांड देख रही है। सारे चर अचर जितने भी जीव हैं सब उनको उसके मुख में देखे जा रही हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा आश्चर्य वाली बातें होती हैं। और जब ये बातें आश्चर्य से संबंधित होती हैं, इसे कहते हैं आश्चर्य, मतलब अद्भुत रस। बस हमको वही देखना है। तो देखिए आपको आंसर मिल गया, आपको अद्भुत रस।
वीर रस में क्या होता है, वीर रस में आपको ऐसी बातें दी जाती हैं जो युद्ध, दान, दया और धर्म से संबंधित होती हैं, वो आपकी होती है वीर रस में। इसमें किसी को मारने काटने की बात नहीं की जाती, इसमें केवल और केवल आपको मोटिवेट किया जाता है या आपका उत्साह बढ़ाया जाता है। ठीक है, रौद्र की बात करें तो रौद्र में वो बातें की जाती है जिससे किसी को मारने काटने या गुस्से वाली कोई बात की जाए उसे कहते हैं रौद्र रस। रही बात आपकी शांत रस की, तो शांत मतलब होता है निर्वेद, जब एकांत की भावना मन में आने लगती है उसे बोलते हैं शांत रस। ये चार चीजें हैं। तो फिलहाल आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका डिपेंड कर रहा है आपके अद्भुत रस से। बस यही हमें इसमें देखना था। सिंपल सी ट्रिकें हैं, ट्रिकों के माध्यम से हम इसमें फटाफट इसको आंसर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, परिभाषा तो बहुत आती है, परिभाषा बहुत सी चीजों की होती है, कब तक आप परिभाषाओं के माध्यम से उसे सॉल्व करेंगे। ट्रिकें भी बहुत सिंपल होती हैं, हम बात करेंगे इसके आगे भी। तो लिखा हुआ है फिर से, अब इसमें पूछा गया है परि उपसर्ग का अर्थ बताएं। क्वेश्चन दो प्रकार से फिर से, या तो उसके परिभाषाएं पूछी जाएंगी या पूछी जाएगा कि ये जो उपसर्ग है वो किस शब्द का है, किस भाषा का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, फारसी का है, हिंदी का है या इंग्लिश का है। ठीक है, या आपसे पूछेंगे इसका अर्थ क्या है। जैसा कि आपको पता है इसमें अर्थ पूछा गया है। तो परि मतलब क्या होता है, अगर आप भूल जाएं, चलो मान लो आपको नहीं आता, तो परि से संबंधित आप उसके एग्जाम्पल सोचें। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल सोचा पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टूटेगा तो परि प्लस आवरण में टूटता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमने बाद में यण संधि का जो चैप्टर हमारा है, संधि से संबंधित चैप्टर है, मैं आपको पूरी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवा दूंगा, जिसमें आपको कोई भी रूल आपको याद नहीं करना है, केवल शॉर्ट ट्रिक चलेगी वहां पे। तो ये जुड़ा होता है परि प्लस आवरण से। ठीक है, परि क्या है, उपसर्ग। अब मतलब क्या होता है, पर्यावरण का मतलब होता है, देखो आवरण मतलब क्या होता है, आवरण मतलब होता है ढकना। ठीक है, पर्दा। ठीक है, अगर पर्दा है तो परि मतलब चारों ओर, तो जो आवरण है वो कैसा है, चारों ओर है। बस आपको आंसर मिल गया। अब देख लीजिएगा, आपको एक और शब्द आता है परिमाप। ये सब तो आपने जनरली देखा ही होगा या सुना भी होगा। जनरली हम जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे आता है परिमाप। तो माप मतलब होता है नापना, मापना। किसको, परि मतलब चारों ओर को। ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है उसके चारों ओर को माप लेते हैं, या जो भी आपको दिया गया चित्र है उसके चारों ओर की जो माप होती है उसे बोलते हैं परिमाप। तो परि का मतलब क्या हो गया, चारों ओर। बस आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ। जरूरी ये नहीं है कि हमें उसका अर्थ आता है, जरूरी ये है उससे संबंधित हमारे कितने शब्द हमारे माइंड में अभी चलते हैं। अगर वो शब्द आपको मिल जाएंगे तो उसका आंसर भी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम क्या होते हैं, तत्सम, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के होते शब्द वो तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द हम उन्हें कहते हैं तद्भव। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन हमने उसको अंगुष्ठ ना पढ़ के धीमे धीमे हमने उसको बिगाड़ लिया, बोल दिया अंगूठा, इसे बोलते हैं तद्भव शब्द। तो बात कर रहे हैं संस्कृत के शब्दों की। किसकी बात कर रहे हैं, संस्कृत के शब्दों की। तो देखें यहां पर क्या रहेगा, पीठ, परक, पोता या पत्र। जैसा कि आप जानते हैं थोड़े से ऐसे शब्द जो पढ़ने में थोड़े टिपिकल होते हैं उन्हें बोलते हैं संस्कृत के शब्द। जनरली यही होते हैं। पीठ नहीं होगा, पीठ का होता है पृष्ठ। ठीक है, परक नहीं होगा, पोता नहीं होता, ये क्या होता है, पत्र। तो पत्र शब्द क्या है, इसमें त्रा शब्द आया है, और त्रा जो शब्द होते हैं जनरली त्रा शब्द आपके संस्कृत के शब्दों में ही मिलते हैं। तो हमारा आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन आपके 2015 आपके व्यापम जो जेल पुलिस में पूछे गए थे उसी से संबंधित हैं। फिर देखते हैं फुलेल में प्रत्यय। अभी उपसर्ग की बात की थी, अब बात कर रहे हैं प्रत्यय की। बहुत सिंपल सी चीज, अगर हम डायरेक्ट जाएं तो थोड़ा उससे पहले एक बात समझे, प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, आपका जो भी शब्द है उसके पीछे जो आप लगाने वाले हैं इसे कहते हैं प्रत्यय। सेकंड, कितने टाइप के होते हैं प्रत्यय, दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत प्रत्यय। हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन अभी भी जेल पुलिस में भी आ चुका है कि कृत प्रत्यय जो है किस शब्द में है। तो कृत का मतलब होता है क्रिया, क्रिया से संबंधित जो भी शब्द होगा उसमें कृत प्रत्यय लगता है। अब बात करते हैं, इसमें प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय होगा। सिंपल से एक बात समझ लें, आपका शब्द क्या लिखा है, फुलेल लगा है ना जी, फुलेल। अब इसमें आपको ये देखना है अंत में क्या है, अंत में क्या है, ला। देखिए अंत में क्या है, ये ला है, सभी में ला मिल रहा है, ये मिल रहा है, सब में ला मिल रहा है। अब चारों ऑप्शन ला मिल रहा है। अब देखिएगा, अब अगर हम ऑप्शन और देखें तो इसमें क्या मिलेगा, थोड़ा देखते हैं इसमें, देखिएगा। फिर इसके जस्ट पहले क्या है, मात्रा। क्या मिल रही है, मात्रा। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। मतलब हमको ला तो मिल गया, उसके पहले हमें क्या मिल रहा है, ए। देख लीजिएगा ए का मिल रहा है, ये हो गया। टूटेगा कैसे भाई, ये टूटेगा फुल प्लस एल, इसे बोलेंगे फुलेल। फुलेल का मतलब क्या होता है, इत्र होता है। फुलेल का मतलब इत्र भी होता है। कर फुलेल को आचमन।
ठीक है, आपने अगर उदाहरण सुना हो तो यहाँ पे देखिए फुलेल क्या गया, फुल प्लस एल, बस यही हमारा आंसर था, आंसर नंबर सी। तो आपने देख लिया कि कितनी जल्दी हम प्रत्यय को भी कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, किसी शब्द में, दिए गए शब्दों में हम निकाल सकते हैं कि प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, और अब बात करें कि ये प्रत्यय जो तद्धित है या किट प्रत्यय है, तो सिंपल सी बात करें, जो फुलेल जो शब्द है वो क्या होता है, ये एक संज्ञा शब्द होता है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया इसका आंसर एल। नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हम उसमें भी आपको इसमें जो पीडीएफ है उसको समझा सकेंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम आपको आई है या और कैसे तरीके से आप उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये क्लासेस आपको आपकी जो क्वेश्चन है वो सीरीज आपके साथ बनाए रखेगा। आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो प्लीज एक बार उसको ज्वाइन भी कर लें और एक बार शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ताकि आपके मित्र बंधुओं और परिचितों तक भी ये आपके वीडियो पहुंचते रहेंगे रेगुलर। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 त्रावण। ये क्वेश्चन अभी फिर से रिपीट हुआ है और अभी ये क्वेश्चन फिर से भी आ चुका है। त्रावण, अभी पूछा गया था कि त्रावण कौन सा वर्ण है, मतलब कौन सा, मतलब ये वर्ण कैसा है, ये वर्ण आपका संयुक्त वर्ण है। त्रावण संयुक्त क्यों है, क्योंकि इसका देखिए ऑप्शन देखिए, ये त्रावण दो वर्णों से मिलकर बन रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं संयुक्त वर्ण। अब बनता किससे है देखिएगा, अगर हम त्रा को देखें तो ये बना होता है, अगर आप स्पेलिंग देखें TRA, तो टी क्या हो गया, टी क्या हो गया ता, और आर क्या हो गया रा, मतलब ये ता और रा के संयोग से बनता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया गलत। अगर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया तो आगे देखते हैं, तो ये देखिए एक आपका ए ऑप्शन भी क्या हो गया गलत, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है आ और यहाँ पे क्या आ रहा है त्रा, ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए। अब बच्चे आगे पास बी और सी ऑप्शन, दोनों लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा अंतर ये है, देखिए अगर हम त्रा की बात करें या हम बात करें संयुक्त वर्ण छ प्र ज्ञा और स्रा, अगर हम चारों की बात करें तो चारों का जो वर्ण होता है जिनसे बने होते हैं उसका पहला वर्ण हमेशा आधा आता है। पहला वर्ण हमेशा कैसा आता है, आधा। तो देखिएगा आपने अभी बोला जो त्रा होता है वो ता से बना होता है, लेकिन पहला वर्ण है तो हमेशा क्या रहेगा आधा, और पीछे वाला वर्ण क्या रहेगा पूरा। अगर ये वर्ण, अगर ये शब्द जो है त्रा शब्द अगर पूरा है, जो मात्रा त्रा पर होगी वही मात्रा पीछे वाले वर्ण पे होगी। त्रा कैसा छोटा तो रा भी कैसा छोटा। अगर मान लीजिए त्रा में अगर हम बड़ी की मात्रा लगा दें तो रा, तो ये मात्रा कहां जाएगी, रा के ऊपर जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। इसका पहला वर्ण हमेशा कैसा रहता है, आधा रहता है, और पीछे वाला वर्ण जो मात्रा जो शब्द लेता है, जो वर्ण लेता है, वही मात्रा उसका पीछे वाला वर्ण रहेगा। बस ये आपको चेक करना है कहां लिखा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी की अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है ता प्लस रा, तो ये बन गया आपका त्रा, इसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं व्यापम के एग्जाम में। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब देखते हैं किसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी का मतलब क्या होता है, आपके दिए गए शब्द, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो देखिएगा कुआ, 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 ये कुआ शब्द है, इसको लिखा गया है 3 या 4 प्रकार से, ये ऊपर बिंदी आएगी इसके। तो अब देखिएगा अगर हम कुआ देखें, सबसे पहले खुद लिखने का प्रयास कीजिए। हम हमेशा कुआ को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, जैसा हम लिखते हैं वैसे ही आपको देखना है। तो क्या कुआ सही लिखा है जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तो कुआ को जो शब्द है हमारा उसको इसी प्रकार से लिखा जाता है। बस आंसर भी हमारा ए सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, वर्तनी की, अब हम बात कर रहे हैं वाक्य की। ठीक है, मेरे को घर जाना है एक ऑप्शन हो गया, मुझको घर में जाना है सेकंड ऑप्शन है, मुझे घर जाना है थर्ड ऑप्शन है, और मैंने घर जाना है ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। देखिएगा ऑप्शन अगर हम देखें तो मेरे को इसमें नहीं आएगा, ठीक है, मेरे को नहीं आएगा। मुझको घर में जाना है ये नहीं आएगा। थर्ड मुझे घर जाना है, ठीक है, मैंने घर जाना है, मैंने शब्द नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मुझे घर जाना है। बस ये हमारे शब्द हैं और आंसर भी मिल जाएंगे हमको यहीं से। तो शुद्ध वाक्य केवल एक ही है, मुझे घर जाना है। नंबर नेक्स्ट देखें, नंबर है हमारा 8, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य। वाक्य की अगर हम बात करें, वाक्य होते हैं 2 प्रकार से, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं,
कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। ये क्वेश्चन तो व्यापम में और खासकर सब इंस्पेक्टर में तो हर बार आता है, हर एक एग्जाम में आता है। और जो भी आप एग्जाम देते हैं इंस्पेक्टर का, जितने बार इसमें जैसे मान लीजिए 10 दिन अगर चला है तो 10 दिन इसमें से एक क्वेश्चन आता है। इतना इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है वाक्य, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गया है आज्ञा। अब देखिए ईश्वर तुम पर कृपा करे, क्या ये आज्ञा दे रहे हैं? नहीं, ये इनकी इच्छा है। जब किसी की कृपा वाली बात की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है। क्या वह बिना पूछे चला गया? ये कौन सा हो गया? ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम देख सकते हैं अभी। नेक्स्ट है, इस दुर्घटना में किसे नहीं मालूम, या यह दुर्घटना किसे नहीं मालूम। तो यहां पर ये अद्भुत के बारे में बात करेगा। तो बस एक ही बात इसमें सही है कि इन्होंने कहा है सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। ऐसा कोई वाक्य जिसमें हमें आदेश मिल जाए उसे बोलते हैं हम आज्ञावाचक वाक्य। तो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें आदेश जैसी अनुभूति हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? सी, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपको मिल गया सी। नेक्स्ट बात करते हैं शिरोमणि का विलोम। विलोम जैसा कि आप जानते हैं, विलोम का शब्द मतलब क्या होता है? विपरीत या उल्टा। अब बात करते हैं कि शिरोमणि का विलोम क्या होगा। सबसे पहले तो बात करें कि शिरोमणि शब्द क्या है, क्योंकि विलोम का एक पहचान होता है कि विलोम मतलब होता है विपरीत, लेकिन जिस भाषा का शब्द होगा विलोम भी उसी भाषा का होगा। जैसे अगर हम बात करें संस्कृत भाषा का शब्द है विलोम, तो आंसर आपको संस्कृत भाषा में ही देना पड़ेगा। अगर आपने उसका उत्तर या विलोम अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का दिया तो वो गलत माना जाता है। कैसे? देखिएगा, मैं दोनों का आपको बताता हूं। एक शब्द है प्रकाश, ये आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। एक शब्द है आपका उजाला, ठीक है। अब देखिएगा, प्रकाश का जो विपरीत है वो होता है अंधकार और उजाला का विपरीत होता है अंधेरा, ठीक है। तो ये आपके शब्द हो गए, ठीक है। अब देखिएगा दोनों का अर्थ सेम है, बस अंतर ये है कि ये जो ऊपर वाले हैं ये संस्कृत के शब्द हैं और नीचे वाले आपके कैसे हैं? ये आपके कैसे हैं? संस्कृत से बिगड़े हुए तद्भव शब्द हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस भाषा का शब्द उसी का आंसर। देखिए शिरोमणि शब्द किसका है? ये शब्द आपका संस्कृत का है, मतलब तत्सम शब्द है। अब आंसर भी इसका उल्टा देखना पड़ेगा। देखिएगा प्रमुख नहीं होता। शिरोमणि खुद अपने आप में क्या होता है? प्रमुख होता है। शिरोमणि मतलब जो जिसे हम अपने माथे पर बैठाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रारंभ नहीं, इस प्रारंभ का कोई मतलब ही नहीं होता है। आगे चलते चरण धूल, ये बिल्कुल सही बात है कि जो सबसे ऊपर है उसका विपरीत क्या होगा? सबसे नीचे। चरण धूल इसका बिल्कुल सही विलोम शब्द है, क्योंकि ये भी आपका संस्कृत से संबंधित शब्द है। तो आंसर नंबर सी फिर से बिल्कुल सही माना जाएगा। आशा करता हूं ये आपको बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ये ट्रिकें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे हम बहुत जल्दी इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हर बार हमें चीजों को रट्टा नहीं मारना है, कुछ चीजों को हमें हिंदी में भी ट्रिकों के माध्यम से देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द युग्म की, और उसका करना क्या है? सही अर्थभेद का चयन करना है। शब्द युग्म देखना है और सही अर्थ देखना है। बात करते हैं सज्जन और बात करते हैं साजन। सज्जन जैसा कि आप जानते हैं सत प्लस जन एक व्यंजन संधि का उदाहरण, और इसका मतलब होता है सत मतलब अच्छा, जन मतलब इंसान, मतलब ऐसा इंसान जो अच्छा हो, ऐसा इंसान जो श्रेष्ठ हो। तो देखिएगा अच्छा या श्रेष्ठ की बात करते हैं तो व्यक्ति ये नहीं आएगा, पति नहीं आएगा, मनोहर नहीं आएगा, श्रेष्ठ पुरुष। मनोहर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मनोहर में जन, इसमें सज्जन में जन लिखा हुआ है, जन मतलब मनुष्य। तो यहां पर मनुष्य के संबंधित बातें करेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन डी है जिसमें श्रेष्ठ पुरुष आ रहा है। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, हमारा आंसर भी अपने आप में क्या होगा? डी। अब बात करें साजन, जो किसके लिए बात करते हैं? पति के लिए। तो श्रेष्ठ पुरुष और साजन जो ऑप्शन में लिखा है डी बिल्कुल सही माना जाएगा। ये क्यों इतनी जल्दी क्वेश्चन हमको समझ में आ जाते हैं, इसके आंसर इतनी जल्दी क्यों समझ में आते हैं? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो हमारे दिमाग में होती है, कितनी जल्दी हम, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन को सोचना भी पड़ता है, मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सोचना पड़ता है। तो हमें ऐसे सब्जेक्ट में ध्यान लगाना होता है जहां से हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर आप यहां पर 60 क्वेश्चन देखें और 60 को अगर आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कितने दिन में? कितने दिन में नहीं, कितने समय में। समय मतलब मुश्किल से आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 8 या 10 मिनट का समय लगना चाहिए। उससे भी कम लगे तो और अच्छी बात है, लेकिन कैसे? हिंदी में कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई 60 क्वेश्चन क्या 70 क्वेश्चन
सॉल्व करने में मुश्किल से 7 मिनट का समय लगता है, लेकिन कैसे, ये केवल ट्रिकों के माध्यम से होता है। तो वो ट्रिकें आपको नेक्स्ट क्लासेस में ये आपको सिखाई जाएंगी, आपको रट्टा वाली कोई बात नहीं बताई जाएगी। हाँ, जहां बोला जाएगा कि ये सब थोड़े से घटने वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वहां मैं आपको बताऊंगा क्यों होते हैं, लेकिन जहां पर शब्द हम ट्रिकों के माध्यम से करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिकों के माध्यम से हम चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट क्लासेस के साथ, ठीक है। हम वहां पे सब कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जो हिंदी में आपको प्रॉब्लम देती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? वो क्वेश्चन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि जानते हैं, समूह मतलब भीड़ भाड़, जो कक्षा परिवार जहां पर 3 4 5 लोग इकट्ठे होके एक शब्द का निर्माण करते हैं। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। बात कर लेते हैं, क्या सोना समूहवाचक है? नहीं, सोना तो क्या हो गया, गोल्ड, और गोल्ड किस में आएगा? ये आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्य मतलब पदार्थ, मेटर, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस। भीड़, ठीक है, भीड़ होती है, 5 6 लोग इकट्ठे हो गए मतलब वो भीड़ हो गई। और जैसी शब्द में इकट्ठे होने की बात कह दी मतलब क्या बन गया? समूहवाचक। आंसर नंबर बी अपने आप में सही हो गया। हार की बात कर लें तो हार यहां पर क्या हो गया? पहनने वाला हार है, संज्ञा है, तो ये क्या क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। अगर हार एक फीलिंग है, क्या होता है? फील भी होता है, मतलब क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा भी बन जाएगा। अजायब घर, ठीक है, तो ये संज्ञा है। बस केवल एक क्या पूछा गया? समूह। समूह केवल क्या है? एक भीड़ है, तो क्या है? 5 6 व्यक्तियों के समूह को हम बोल देते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। यशोगान का संधि विच्छेद कीजिए। मैंने आपको बताया था, जब आपने शायद 7 नंबर का पढ़ा हो या हो सकता है 8 नंबर का पढ़ा हो, उसमें संधि से संबंधित कुछ बातें की थी कि कैसे पता करें कि ये संधि जो शब्द है ये विसर्ग संधि का है। बताया था मैंने, आप एक बार और देख लें अगर नहीं देखा हो तो। यहां पर अगर लिखा हो मन, यश, रज, तप, उर, दु, नी, भा, अतः, प्रथमा, प्रातः, प्रातः, आशी और नमः, आशी, नमः, वय, पय और अध। इन सबके सबसे पहले आप लिख लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित बात क्या है कि जहां पे ये आपको शब्द मिल जाए, पहले मिल जाए, शब्दांश एक्चुअल में ये अगर आपको सबसे पहले मिल जाए स्टार्टिंग में, तो ये लगभग लगभग विसर्ग संधि में आते हैं। मैंने ये बात की, लगभग विसर्ग संधि में आते हैं, और 99% की बात कर रहा हूं मैं, तो आते हैं। अब 1% ऊपर सब कुछ जगह आप देख सकते हैं, 1% तो हर जगह अपवाद मिलते हैं, तो ये 99% आते हैं। अब बात करें, देखिएगा कैसे आते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, यशो, और यशो में क्या मिल गया? यश, और जैसे पता पड़ गया इसमें यश मिल गया, संधि का नाम बताएं, संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, खत्म। इतनी सी बात थी। अब देखिए तोड़ते कैसे विसर्ग संधि को, तोड़ते कैसे देखिएगा। शब्द क्या लिखा है? यशोगान, बस खत्म आंसर। जो लिखा है बस वही से खत्म हो गया। आपका शब्द क्या था? अभी लिखा ना आपने, क्या शब्द निकला आपका? यश। और बस बताइएगा यश में कैसे लिखते हैं? यश लिख दिया हमने, यश, ये था ना। और लगाते क्या है? विसर्ग। अगर हमें यहाँ पे विसर्ग लगाना है, क्यों लगाना है विसर्ग? क्योंकि विसर्ग संधि का है। अगर विसर्ग लगाना है तो चीजें हटानी भी पड़ेंगी, गिव एंड टेक है। अगर आपने विसर्ग इसको दिया तो एक चीज आपको लेनी पड़ेगी। यश के जस्ट बाद क्या लिखा है? यश के जस्ट बाद क्या लिखा है? ओ की मात्रा हटा दो। जैसे हमने ओ की मात्रा हटा दी, पीछे क्या बचा? गान। बस जो लिखा है यश प्लस गान, तो ये क्या बन गया? यशोगान। देख लीजिए कहां मिला हुआ है यशगान, कहां लिखा है? ए ऑप्शन ही है ऐसा, इसमें यश प्लस गान मिला है। कहीं मैंने किसी भी परिभाषा या किसी नियम की बात की यहां पर नहीं की, किसी भी नियम की मैंने यहां पर बात नहीं की, और उसके बावजूद ही मैंने इसको सॉल्व कर दिया। बस यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बिना नियम के संधि को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना परिभाषा के कैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कैसे पढ़ सकते हैं, मैं वो छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस क्लासेस को शेयर भी करनी है आपके मित्र, बंधुओं, परिचितों में, ताकि ऐसे बच्चे जिनके पास वो माध्यम नहीं है पढ़ने का, पढ़ना चाहते हैं, अपनी नौकरी की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो माध्यम नहीं है, तो वो माध्यम हम हैं उनके लिए। हम बताएंगे उनको छोटी छोटी चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कुछ भी, जीएस हो, करंट अफेयर्स भी आता है, तो हर एक चीज हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आपकी भी होती है कि आप भी ये चीजों को शेयर करके उसमें सहयोग करें, ठीक है।
तो हर किसी के लिए सहयोग करना बहुत अच्छी बात होती है। खुशी में शामिल जरूर होइए, आपकी खुशी है तो किसी और की खुशी में भी आप शामिल होइए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। समास में दो शब्द दिए, मैं और पर। ये जो शब्द है एक्चुअल में ये क्या है, विभक्तियां हैं, परसर्ग इन्हें हम बोलते हैं। तो ये चिन्ह है अपने आप में, तो इनका प्रयोग किस तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, मैं और पर जो चिन्ह है इनका किस तत्पुरुष समास में इनका प्रयोग किया जाता है, अधिकरण, कर्म, कर्मधारय या द्विगु। जैसा कि आप जानते हैं तत्पुरुष समास कारक से संबंधित होता है। कारक कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में कितने कारकों का प्रयोग होता है, तत्पुरुष में 6 होते हैं। तो दो कौन कौन से नहीं होते, आपको पता है, दो कौन कौन से नहीं होते, कर्ता नहीं होता और आपका एक होता है संबोधन। इनका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता। जब इनका प्रयोग नहीं करते तो बचे कितने, 6। ठीक है, अब 6 में देखें तो यहां पे देखिए कर्म जो तत्पुरुष समास है, कर्म कारक होता है, इसकी विभक्ति क्या होती है, को। पूछा क्या है, मैं और पर, तो एक बात आती है अधिकरण में। अधिकरण क्या होता है, एक स्थान या समय जो होता है उसको कहते हैं अधिकरण। तो यहां पर क्या आएगा, मैं और पर। बस ये हमारा आंसर था, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। कर्मधारय क्या होता है, तत्पुरुष का एक भाग होता है। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष का एक भाग होता है। इसमें कर्मधारय में विशेषण विशेष और तुलनात्मक चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष या तुलनात्मक चीजों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अब बात कर रहे हैं यहां पे द्विगु समास की। ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं जहां पर संख्यावाची शब्द पहले आते हैं, वो द्विगु समास कहलाते हैं। अगर ध्यान थोड़ा सा दें तो एक द्विगु भी होता है और एक द्वंद्व भी होता है। कैसे पता करें कि द्विगु में संख्या होती है या द्वंद्व में होती है, भूल जाते हैं, मैंने फिर से कहा परिभाषाएं भूल जाते हैं, ट्रिकें नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे, देखिएगा मैं बताता हूं थोड़ा सा भी आपको। ठीक है, कैसे बात करें, द्विगु में क्या बोलते हैं, द्वि। अगर मैं द्विगु को थोड़ा तोड़ दूं तो आपके अवधि भाषा में द्वि जो शब्द होता है वो दो को बोलते हैं, मतलब जो संख्या दो होती है ना उसे कितना बोलते हैं, द्वि बोल देते हैं। जब ये संख्या है तो हमारा क्या बन गया कि संख्या हमेशा द्विगु में आती है। बहुत सिंपल सी बात हो गई। बात करें द्वंद्व की, द्वंद्व कब होगा, जब दो पार्टी हो और दोनों कैसी हो, दोनों अपने आप में बहुत तगड़ी पार्टी हो, ये कहते प्रधान पार्टी हो, प्रमुख पार्टियां हो। जब दो चीजें कैसी हो, अपने आप में प्रधान हो, मुख्य हो, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व। इस समझने वाली बात है, ट्रिक है, ये परिभाषा नहीं है। तो द्वंद्व क्या होगा, जहां दो शब्द के बीच में और या अथवा लग जाता है, या ये कह लें दोनों शब्द कैसे होते हैं, दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, वहां पे द्वंद्व होता है। बस ट्रिक तो थी, जहां पे द्विगु और द्वंद्व को आपने पहचान लिया। जनरली भूल जाते हैं, परिभाषा तो आप भूल जाएंगे 100%। अलंकार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अलंकार को कोलरेट करके पढ़ाऊंगा, आपस में अलंकार को 2 या 3 अलंकार एक साथ लूंगा और आपको बताऊंगा किसमें क्या भेद था, कितनी छोटी से छोटी बातों के कारण ये चीजें आपस में अलग हो गई। बस आपको परिभाषा नहीं पढ़ाऊंगा, परिभाषा तो खैर आपको लिखवान वो अलग बात है, आपको मिलेगा, परिभाषा मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से इतना पढ़ा दूंगा कि परिभाषाएं आपको छोड़ दोगे, आप ट्रिकों के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इतनी छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा दूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको शेयर करना है आपके मित्रों में भी। ठीक है, अपनी नौकरी की ओर अग्रसर होइए, साथ साथ अपने मित्रों को भी वहां तक लेके जाइए। ठीक है, एक मित्र का फर्ज होता है, हमारा फर्ज है आपको आगे ले जाने का, तो आपका ये फर्ज है अपने मित्रों को आगे ले जाने का। ठीक है, तो ये सहयोग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे आंसर नंबर हो गया हमारा ए। बात करते हैं 14, एक क्षण भी ना सोचो कि तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, रस पूछा गया, फिर से रस की क्वेश्चन संबंधित बात की जा रही है। थोड़ा समझिए इसको कि आपसे अगर मैं बात करूं, एक क्षण भी ना सोचो तुम हो नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। क्या मैं इसमें आपको गुस्सा दिला रहा हूं क्या, मारने काटने की बात कर रहा हूं क्या, नहीं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। यहां पे हमारी टीम, जैसे हमारी जो टीम है, नेक्स्ट क्लासेस की टीम है, हर एक इसमें जो टीचर है अपने आप में क्वालिफाइड टीचर है, अपने आप में कहीं ना कहीं वो उन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, उनका अनुभव आपको मोटिवेट करता है। ये हमारा उद्देश्य है, बस यही उद्देश्य आपको यहां लिखा हुआ है कि एक क्षण भी तुम ना सोचो कि तुम नष्ट हो चुके हो। आज भी भले ये काल कैसा भी हो, कोरोना काल चल रहा है, हो गया ठीक है, इतनी जो वैकेंसी आने वाली थी लेट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हम उसी चीज पर जिंदा है कि हम ये नौकरी तो लेके रहेंगे। ठीक है, और वही हमारा काम भी, हम आपको उसकी ओर अग्रसर भी करके रहेंगे। तो इसमें क्या हो गया, मैंने आपको मोटिवेट किया, और मोटिवेट का मतलब होता है मैंने आप में उत्साह बढ़ाया, और उत्साह से संबंधित जो रस होता है वो एक ही होता है। वो कौन सा रस है, वो आपका हो गया वीर रस।
बस आंसर हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। तो जो शब्द, जो आपकी जो लाइनें थी वो आपको मोटिवेट कर रही थी, और मोटिवेट करने वाली लाइनें किसमें कहलाती हैं? आपको वी रस में आती हैं। मैंने कहीं भी परिभाषा का प्रयोग नहीं किया, मैंने केवल शॉर्ट ट्रिक का माध्यम लिया, ठीक है। अगर ये मोटिवेट करने वाली लाइनें हैं तो वी रस है। अगर आपको गुस्सा दिला रही होती, मारने काटने की बात कर रही होती, तो ये कहलाता आपका रौद्र रस, ठीक है। भयानक, जैसा कि आप जानते हैं भयानक में क्या होता है, आपको भय लगेगा, तो ये होता है भयानक रस। आगे चलते हैं। 15 शब्द युग्म दिए हैं, सही अर्थ का आपको चयन करना है। सही अर्थ का, इहां और यहां। देखें, इहां मतलब होता है यत्न, और यहां मतलब होता है, यहां मतलब होता है यहां। तो यहां भी आ गया, तो बस एक ही है। जब यहां का अर्थ यहां हो गया तो इहा मतलब क्या हो गया? यत्न हो गया। यत्न का मतलब होता है परिश्रम करना। तो यहां पर बात करेंगे, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ यहां पर मिल रहे हैं। खत्म आंसर, कुछ है नहीं इसमें। आंसर देखने का तरीका यही होता है। चारों मत पढ़िए, आप जो शब्द दिया है उसका आपके माइंड में क्या उसका शब्द का अर्थ निकल के आ रहा है, उसको ऑप्शन में छांटिए। जहां ऑप्शन मिल जाए, अगर दो में मिल रहा है तो बस अच्छी बात यह है कि केवल दो को देखना है और खत्म आंसर। यहां केवल यहां का मतलब यहां होता है, बस केवल एक ही शब्द लिखा हुआ जहां पे है। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। 16 की बात करेंगे आगे, ठीक है। बिलाशक में उपसर्ग है, बिलाशक, ठीक है। देखिए, ये जो शब्द है बिलाशक, ये उर्दू फारसी शब्द है। कैसा है? उर्दू फारसी शब्द। थोड़ा पढ़िए इसको, बिलाशक, बिलाशक। तो कहीं ना कहीं आप रुक रहे हैं, हल्का सा रुक रहे हैं। बिलाशक, शक एक साथ पढ़ रहे हैं, बिला को हल्का सा एक साथ पढ़ के थोड़ा रुक रहे हैं ना, मतलब बिला शक। बिला का मतलब होता है मतलब नहीं, बिना शक हो ना, बिना शक के हम बात कर रहे हैं, वही वाली बात है। तो ये क्या बन गया? बिला प्लस शक, बस आंसर मिल गया। जो आगे आता है उसे कहते हैं उपसर्ग। तो बात कर रहे हैं उपसर्ग की, तो ये बन गया आपका आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत थी इसमें? अब आप बात करेंगे कि भाई बी भी तो दिया है, ठीक है। अगर बी दिया है तो क्या लाशक कोई शब्द होता है क्या? अगर बी दिया है तो क्या लाशक कोई शब्द है क्या? नहीं, शक शब्द है लेकिन लाशक कोई शब्द नहीं है। इस कारण से हमने ऑप्शन नंबर बी को नहीं लिया। खत्म आंसर, बिल्कुल सी सिंपल सी बात थी। एक तो शब्द को पढ़ के देखें, गौर करें मैं इस शब्द में कहां रुक रहा हूं, हल्का सा बस वही से तोड़ दें शब्दों को और देख लें क्या शब्द के मायने निकल के आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, बिलाशक आपका उर्दू फारसी शब्द है। खत्म, इतनी सी बात है। ये ट्रिकें हैं, ये माध्यम, ऐसी माध्यम में आपको बात करवाऊंगा, ट्रिकों के माध्यम से बात कराऊंगा, जहां पे आपकी हिंदी बिल्कुल संपूर्ण आपकी एंड करवाऊंगा, ठीक है। तो बात करेंगे आगे, बात करते हैं तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। बस ये बात करनी है, अशुद्ध देखना है। तत्सम और किसका? तद्भव का। दंग और दंश, दंग जो है वो तद्भव शब्द है, मतलब बिगड़ा हुआ शब्द है, और दंश शब्द होता है वो तत्सम होता है, संस्कृत का है। तामा और ताम्र, ठीक है। तामा तद्भव शब्द है, ताम्र ताम्र पाषाण, ठीक है। ताम्र युग, पाषाण युग, ये सब युग है अपने आप में। ताम्र क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। तालाब, समुद्र, क्या ये आपस में तत्सम तद्भव है? तालाब समुद्र नहीं, तालाब और समुद्र आपस में तत्सम तद्भव नहीं है, और हमें वही देखना था कौन सा अशुद्ध है। बस सी आंसर बिल्कुल अशुद्ध है। योगी और जोगी, जोगी आपका तद्भव शब्द है और योगी आपका कैसा हो गया? तत्सम शब्द हो गया, बस बिल्कुल सही था। तो आंसर नंबर सी, जो दोनों अलग अलग हैं, जिनको आपस में देखा ना वो तत्सम है ना वो तद्भव आपस में मिल रहे हैं, तो आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही था। चलिए बात करते हैं 18, समझदारी में कितने प्रत्यय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर 2015 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। एमपी मध्य प्रदेश एसआई में क्वेश्चन आ चुका है। यूपी पटवारी जो एग्जाम होता है कानून गोगा, वहां पर ये क्वेश्चन आ चुका है। और अलग अलग स्टेट में बात करें जहां पर हिंदी आती है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं। कैसे? कितने प्रत्यय, मतलब संख्या पूछी है इसमें प्रत्यय की। कैसे? समझदारी की बात करें, मैं आपको बताता हूं इसमें एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, और इनमें से एक भी नहीं। बात करें तो समझ में क्या होता है? समझ प्लस समझदार प्लस ई, क्या हो गया? एक तो समझदार प्लस ई, एक तो ये बन गया क्या? एक तो ये बन गया क्या? इसमें से मैं और कुछ निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं इसमें से और, ठीक है। किसमें से? समझदार में से। देखिएगा, समझ प्लस दार, ये निकल गया। कौन सा हो गया? सेकंड।
कैसे निकाला? समझ अपने आप में शब्द हो गया, समझ तो अलग कर लो शब्द को, पीछे क्या बचा? दार और ई, बस दो हमारे प्रत्यय निकल सकते हैं। क्या समझ में और कुछ निकल सकता है? नहीं, अब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे दो हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यहाँ पे दार, कौन कौन से? दार और ई, ये हमारे दो प्रत्यय हैं। खत्म आंसर, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराता जाऊंगा और इसमें आपको देखना है कैसे आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 19 की ओर। ए और आई का उच्चारण स्थान, लगातार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। आपने अगर देखा हो, अगर आपने एग्जाम दिया हो मध्य प्रदेश पुलिस का, जेल पुलिस का, तो ये क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ए और आई का उच्चारण स्थान। सबसे पहले बात करते हैं ए और आई कहां से बोले जाते हैं, मतलब किस मुख अवयव से बोले जाते हैं। तो मैं बात बताऊं आपको, दोनों संयुक्त वर्ण हैं। कैसे? कि ये जो दोनों शब्द हैं ये बोले जाते हैं आ और ई। छोटा आ हो सकता है, बड़ा आ हो सकता है, ई छोटी बड़ी हो सकती है। आ और ई के सहयोग से बोले जाते हैं, आ और ई। अब आ कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, कंठ से। ई कहां से बोलते हैं? तालु से। आप अगर आवाज देंगे आ, तो आपकी जो वायु एकदम से कंठ से टकराकर बाहर निकलती, इसलिए आ क्या हो गया? कंठ। ई के लिए आपकी जो जीभ है वो ऊपर तालु को छूने का प्रयास करती है, बस प्रयास करती है तो आपकी हवा उस तालु से होकर गुजरती है, इसलिए कहते हैं ई जो है वो आपका तालु का शब्द है, तालु का वर्ण है। तो ये बन गया आपका कंठ, ये बन गया आपका तालु। अगर हम दोनों को मिला दें तो कंठ तालु जैसा शब्द मिलके आएगा। तो बस देख लीजिए, क्या अकेला कंठ है? नहीं। कंठ ओष्ठ, क्या इसमें ओष्ठ ओठ की कोई बात कर रहे हैं? नहीं। कंठ तालव्य, जी अभी हमने सोचा कि कंठ तालव्य कैसे बना, और ओष्ठ अकेला नहीं, तो यहां पर क्या बन गया? आंसर नंबर सी, कंठ और तालव्य। क्यों हुआ? मैंने उसका एग्जांपल आपको दिया। क्यों हमने उसका आंसर लगाया ये मैंने आपको बताया। क्यों बोलते हैं कंठ और तालु से, ये बात भी मैंने अभी आपसे शेयर की। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा, उसके बारे में बताता जाऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहां क्वेश्चन को देखना है कि ये 1 सेकंड में हो सकता है। ऐसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, विपरीतार्थक है उसे चेक करना है। मृत और मृत्यु, क्या मृत का उल्टा मृत्यु होता है? दोनों एक ही शब्द हो गए। कड़ा और कठोर दोनों कैसे हो गए? एक ही शब्द हैं। कड़ा या कठोर कैसे हो गए? एक ही शब्द हैं। यश कीर्ति, यश बढ़ाना कीर्ति बढ़ाना दोनों एक ही शब्द हैं। बचा फिर लास्ट मूक और वाचाल। मूक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, जो नहीं बोलता हो या बहुत कम बोलता हो, और वाचाल मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता हो। तो यहाँ पे क्या बन गया? मूक और वाचाल। सिंपल सी इसका आंसर था। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आज हमारी 20 जो सीरीज है वो प्रैक्टिस नंबर 9 की एंड होती है, और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए, ट्रिकों के माध्यम से कराए, और ये ट्रिकें आपको बार बार मिलती रहेंगी। और आगे हम एमपीएसआई का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, आप उसके क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके जो क्या आपकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती जाएगी। और सबसे मेन इंपोर्टेंट जो बात है वो आप हमसे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से आपको लगातार हमारी वीडियोस, हमारी पीडीएफ सब आपको मिलता रहेगा। आपको कोई कमेंट्स हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेरी हो, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको हर एक एग्जाम से संबंधित अपडेशन आपको इसमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई ट्रिकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।